Hello everyone. Previous video में we have talked about the types of farming. Primitive होती है, फिर subsistence farming होती है, right? तो nomadic herding भी हमने कर दी थी. Commercial farming को हमने किया था और mixed farming. अच्छा, अब बचा है plantations. तो हम plantations देख लेते हैं. प्लांटेशंस जो होती है ये एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसको हम बेचने की पर्पज़ से करते हैं, जहाँ पे सिंगल क्रॉप जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी, शुगर केन या काजू हो गया, रबर हो गई, बनाना, कॉटन, ये सबको ग्रो की जाती है. और ग्रो भी की जाती है तो बहुत लार्ज अमाउंट लेबर लगती है और पैसे भी लगते हैं, ज़रूरत पड़ती है लेबर और पैसे. ठीक है, लेबर एंड मनी बहुत ही ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, फिर जाके प्लांटेशन का जो होता है उसकी कल्टीवेशन होती है. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाई फैक्ट्रीज़. या तो फिर इसको प्रोसेस्ड की जाती है फार्म में ही या फिर फैक्ट्रीज़ में भेज दी जाती है. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस असेंशियल फॉर सच फार्मिंग. तो ट्रांसपोर्ट की जो डेवलपमेंट जो ट्रांसपोर्ट की नेटवर्क होती है उसकी डेवलपमेंट ज़रूरी है, तभी ही एसेंशियल फार्मिंग हो सकती है. तो मेजर प्लांटेशन जो है वो फाउंड होता है ट्रॉपिकल रीजन्स. पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन्स में आप देखोगे तो वहाँ पे ये टाइप के प्लांटेशंस आपको मिलेंगी. जैसे रबर जो है वो मलेशिया में दिखेगा, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका और इंडिया दोनों में चाय मिलेगी. ठीक है, अब हम मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. ठीक है, हमारा पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हर एक दिन में बढ़ती जा रही है ना. तो हमें क्या चाहिए, क्रॉप्स का उत्पादन भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकी प्रोडक्शन, ताकि हम मीट कर सकें अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए. क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. इसके लिए आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत सारे मेजर फूड क्रॉप्स होंगे, जैसे वीट हो गई, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स हो जाएंगे, जूट एंड कॉटन, फाइबर क्रॉप्स भी हो जाएंगे. ये सब इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स, टी एंड कॉफ़ी भी हो जाएगी. अब हम राइस के पास आते हैं. राइस एक मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, ये एक स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की. राइस की ज़रूरत पड़ती है बहुत हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की, और ये सबसे बेस्ट ग्रो करती है एलुवियल क्लेई सॉइल में. ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सबसे मेजर फूड क्रॉप जो होती है वो राइस होती है. इसको वर्ल्ड में पूरी कंजप्शन की जाती है और ये स्टेपल डाइट होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की. आपको पता है इंडिया इज़ ऑल्सो इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. फिर आपको याद रखनी है कि सबसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है राइस के लिए, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही साथ रेनफॉल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ये जो होती है सबसे बेस्ट ग्रो करती है एलुवियल सॉइल में. ठीक है, एलुवियल क्ले सॉइल होना चाहिए जिसमें वाटर कैपेसिटी जो है वो रिटेन कर सके. ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, रिटेन वाटर को बहुत टाइम तक कर सकता है. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोड राइस फॉलोड बाय इंडिया. पहले चाइना सबसे फर्स्ट रैंक में आएगा, फिर उसके बाद आएगा कौन आएगा, फिर उसके बाद चाइना के बाद आता है इंडिया. ओके, फिर जापान आएगा, फिर श्रीलंका एंड देन इजिप्ट. सबसे फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस होती है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में. आपको पता है यहाँ पे डेल्टा बनती है ना, दोनों मिलके दोनों के बेसिन में ये 2-3 क्रॉप्स जो होती है, 2 और 3 क्रॉप्स को एक साल में ग्रो की जाती है. अब हम गेहूँ देख लेते हैं. तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है और बहुत रेनफॉल की. सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में राइस को क्रॉप की जाती है. ठीक है, अब वीट जो होती है इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी. ठीक है, रेनफॉल जो होती है और टेम्परेचर ये दोनों मॉडरेट चाहिए, ना ज़्यादा पानी और ना कम पानी. ठीक है, ग्रोइंग सीज़न और ब्राइट सनशाइन चाहिए जब उसको हार्वेस्ट की जाती है. इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन लोमी सॉइल. अब ये सबसे अच्छा थ्राइव करेगा तब जब यहाँ पे सॉइल जो होगी वो लोमी होगी, यानी कि उसमें मॉइस्चर्ड होगी.
वीट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूएसए में ग्रो की जाती है, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी। इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, ठीक है। तो राबी क्रॉप होती है ये इंडिया में, आपको ये याद रखना है। मिलेट्स जो होती है इसको हम क्वार्ट्ज ग्रेन्स भी बोलते हैं और इसको ग्रो की जाती है बहुत ही लेस फर्टाइल, जहाँ पे आपको सॉइल जो है वो बहुत लेस फर्टाइल दिखेगी और सैंडी सॉइल्स, ठीक है। सॉइल क्या होगा, सैंडी होगा। इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी जहाँ पे कम बारिश होती है इसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। और बहुत हाई टू होता है मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर से हाई होना चाहिए, पर्याप्त बारिश होनी चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी ये सब जो होता है ये भी ग्रो की जाती है इंडिया में, और अदर कंट्रीज़ जैसे नाइजीरिया हो गया, चाइना और नाइगर हो गया, ठीक है, नाइजर। मेज़ जो होती है यानी भुट्टा, ये स्टेपल फूड है अमेरिका का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का। इसे भी मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और मॉडरेट रेनफॉल की, काफ़ी सनसाइन की ज़रूरत पड़ती है इसे। अवॉइड द मैसेज, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। इसे काफ़ी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा और इंडिया और मैक्सिको में इसको प्लांट किया जाता है। कॉटन को अब हम देखते हैं। कॉटन जो होती है इसको रिक्वायर करते हैं हाई टेम्परेचर और बहुत कम रेनफॉल होनी चाहिए। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, ठीक है, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ये सबसे बेस्ट ग्रो जो करता है, ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल में ये और ब्लैक सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करता है कॉटन, ठीक है। कॉटन, ब्लैक सॉइल को तो हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ये बहुत ही बेस्ट ग्रो करता है एलुवियल सॉइल। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के, और इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। जूट के बारे में आ जाते हैं। जूट जो है गोल्डन फाइबर होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, तो जूट को बोलते हैं। ये ग्रो करती है एलुवियल सॉइल में और इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। ये जो क्रॉप होती है इसको ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्या है, जूट है। बांग्लादेश जो है वो शायद वो टॉप है, इंडिया उसके बाद आती है। कॉफ़ी जो है इसको वार्म एंड वेट टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, मतलब इसकी जो सॉइल है वो हमेशा नमी होनी चाहिए उसमें। हिल स्लोप रीजन बहुत सूटेबल होता है इसकी ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद आ जाता है कोलंबिया, फिर इंडिया। टी है एक बीवरेज है, आपको पता है, एक पीने का क्या है, एक पीने का क्रॉप है जिसको प्लांटेशन की जाती है। इसे रिक्वायर है बहुत ही ठंडी खासी अच्छी खासी टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरे साल, ठीक है। और इसकी जो बहुत ही नाजुक पत्ती होती है, और इसको क्या, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स, ठीक है। वैसा ही सेम सिचुएशन है जैसा कॉफ़ी को चाहिए था। सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स, ठीक है। स्लोप्स में इसको क्या की जाती है, कल्टीवेट की जाती है। लेबर इन लार्ज एरियाज इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, लीव्स को तोड़ तोड़ कर उसको पिक करते हैं, जैसे कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस करते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अब हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं, इसको हम रेफ़र करते हैं एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज़ फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत एफ़र्ट्स की गई है ताकि फार्म प्रोडक्शन का हम क्या करें, हम एफ़र्ट लगाएं कि हम अपना फार्म प्रोडक्शन का जितना से ज़्यादा उत्पाद हो वो करें, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो ये मीट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो उसको मीट करने के लिए हमें अपनी डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया एंड द नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स,
ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, वो सब यूज़ की जाएगी। द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज़ द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे फाइनली क्या एम क्या है कि हमको फूड सिक्योरिटी को ये अचीव करनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप्ड हर डिफरेंट अलग अलग जगह में प्लेसेस में डेवलप की जाती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है उनकी लार्ज पॉपुलेशन होती है, वो प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसमें प्रिमिटिव सामान वो यूज़ करते हैं। क्रॉप्स को ग्रो की जाती है स्मॉल होल्डिंग, ठीक है, सबसिस्टेंस के लिए मोस्टली। लार्ज होल्डिंग्स जो होती है वो सुइटेबल होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गई। With the help of two case studies of farms, one from India and other from the USA, let us understand about the agriculture in developing and developed country. अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे एक फार्म जो डेवलप्ड कंट्री में है और एक डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, अब हम देखते हैं अ फार्म इन इंडिया। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद, गाज़ियापुर में है, गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको मुन्ना लाल दिखेगा जो कि एक बहुत स्मॉल फार्मर है इस विलेज का, जिसके पास फार्मलैंड है फॉर अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। उसकी जो हाउस है, ठीक है, मेन विलेज में है, वो परचेज़ करता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यानी HYV सीड्स। कहाँ से? तो मार्केट से, हर ऑल्टरनेट ईयर में। ठीक है, यहाँ की जो लैंड होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है और वो ग्रो करता है एटलीस्ट 2 क्रॉप्स एक साल में। एक साल में 2 क्रॉप करता है, जो कि एक नॉर्मली क्या होता है, वीट और राइस और पल्सेस को साथ साथ। अ फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो फार्मर जो होता है वो तो ज़्यादा नॉलेजफुल नहीं होता है, तो वो अपने फ्रेंड से या फिर अपने कोई बड़े से या फिर सरकार से, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हो गए, उससे फार्मिंग प्रैक्टिसेस की क्या कुछ काउंसलिंग लेता है, हेल्प लेता है। और वो एक ट्रैक्टर ले लेता है रेंट में, ताकि वो प्लव कर सके अपने फील्ड को। उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं कुछ ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी हो गया जिसको हम बुलॉक्स बोलते हैं प्लफिंग के लिए, और या फिर ट्यूबवेल हो जाती है नियर बाय फील्ड में, जिससे वो क्या करता है, रेंट में लेकर अपने फील्ड को इरिगेट करता है। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो कैसे बुलॉक्स लेकर यहाँ पे और चल रही है इसकी कल्टीवेशन। तो अभी भी आपको ये सीन ऐसा दिख जाएगा इंडिया में कि लोग जो हैं बुलॉक्स लेकर प्लफिंग करते हैं। तो मुन्ना लाल जो है उसके पास 2 बुफेलो है और 2 मुर्गी है, जिसको वो मिल्क उसकी बेच के कोऑपरेटिव स्टोर्स जो लोकेटेड है उसके आसपास उसके शहर से, ठीक है, और वो एक मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसको एडवाइस भी करता है कि किस टाइप का जानवर को फॉडर खिलाना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक्स एंड आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप अपने जानवर को कौन सी न्यूट्रिशियस खाना खिलाओ, फॉडर खिलाओ, और क्या सेफ्टी मेजर्स लो, ताकि अपने जो भी पशु हैं उनकी हेल्थ की केयर की जा सके अच्छे तरीके से, और उनकी आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन हो। यानी मान लो उनको बर्थ करवानी है, ठीक है, तो इंसिमिनेशन मतलब उनको वो प्रेग्नेंट एक तरीके से एक आर्टिफिशियल तरीका होता है, उससे वो कराएंगे। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एक फार्मर की क्या करते हैं, पूरी फैमिली उसकी हेल्प करती है। कभी कभी तो क्रेडिट लेकर बैंक से, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो ख़रीदते हैं HYV सीड्स और इम्प्लीमेंट्स। फिर वो उसको प्रोड्यूस को कहाँ, मंडी में, जो भी आसपास के शहर की मंडी होती है वहाँ पे वो जाकर उसको बेच देता है प्रोड्यूस को। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो होते हैं उनके पास लैक नहीं होती, यानी कमी नहीं होती है स्टोरेज फैसिलिटीज़ की, तो उनको क्या करना पड़ता है, दे वर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। तो इनको क्या बेचना पड़ जाता है अपने पूरे प्रोड्यूस को। अगर मान लो मार्केट उस पर अच्छा भी नहीं चल रहा हो ना, तो भी उनको कम प्राइस में बेचनी पड़ती है, जो अगेन उनका लॉस होता है।
In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे बढ़े और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ को एनहांस किया जा सके। यहाँ पे आप इंडिया में देख सकते हो, ये है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ इंडिया। अब हम यूएसए के पास आ जाते हैं। तो यूएसए की जो एवरेज साइज़ होती है फार्म की, वो बहुत बड़ी होती है कंपैरेटिवली टू इंडियन फार्म। यहाँ की टिपिकल फार्म साइज जो होती है यूएसए की इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स, ठीक है। और हमने इंडिया में कितनी हेक्टेयर्स पढ़ी थी, 1.5 हेक्टेयर्स। नाउ यू कैन इमेजिन, ये तो बहुत ज़्यादा ही है। 1.5 क्या ही है 250 हेक्टेयर से। यहाँ के जो फार्मर जनरली कहाँ रहते हैं, तो फार्म में ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन्स आर, ठीक है, इनका सबसे मेजर कॉर्न जो होता है वो कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गई, वीट, कॉटन और सुगर बीट हो गई। जो होरैन एक फार्मर है मिडवेस्ट यूएसए का, जो कि आयोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ये क्या करता है, इसमें कॉर्न को ग्रो करता है इस फील्ड में। आफ्टर मेकिंग श्योर द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है। तो वो पहले क्लियर कर लेता है कि वो जो क्रॉप को ग्रो कर रहा है उसकी सॉइल जो है वो उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं। एडिक्वेट मेजर्स ली जाती है ताकि कंट्रोल किया जा सके पेस्ट्स को जो डैमेज कर देते हैं क्रॉप को। फ्रॉम टाइम टू टाइम्स वो सेंड करता है सॉइल सैम्पल्स एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, जहाँ पे वो चेक करता है वेदर ये जो न्यूट्रिशन है वो सफिशेंट है या नहीं। अब रिज़ल्ट जो आती है जो हॉर्न के पास, वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम में। अब उसका कंप्यूटर को लिंक कर दिया जाता है सैटेलाइट से, जिससे उसको एक प्रिसाइज पिक्चर उसकी खुद की फील्ड से दिखता है। ये इसको हेल्प करता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को कब यूज़ करना है, जब भी उसको ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर वो ट्रैक्टर्स यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स यूज़ करता है, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेसर, ताकि वो परफॉर्म कर सके बहुत सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। एक ग्रेन जो होता है उसको स्टोर वो करता है ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, और फिर उसको डिस्पैच कर दी जाती है टू मार्केट एजेंसीज़। तो यहाँ का जो फार्मर यूएसए वर्क कैसा करता है, एक बिजनेस मैन जैसा, और ना कि बिल्कुल एक पीजेंट फार्मर की तरह जो इंडिया में करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी इन ये लोग की टेक्निक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साइंस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में थोड़ा प्रिमिटिव है। खैर, एग्रीकल्चर क्या होती है आप बताओ, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, फाइबर क्रॉप्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है इनकी ग्रोथ के लिए, तो आप उसको नेम करो। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रोइंग ऑफ व्हीट और प्रिमिटिव फार्मिंग नहीं होगा। गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी कौन हो गया, तो ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। अब आपको रीजंस देनी है, फिर डिस्टिंग्विश करना है और एक्टिविटी है। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होती है, ठीक है। आप इस चैप्टर में याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है ये वाला सेक्शन, ठीक है, सॉरी ये वाला कि कॉफ़ी हो गई, ठीक है, वीट हो गई, राइस हो गई, टी हो गई, मेज़ हो गई, इन सबको किस टाइप के टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल होती है, लोमी सॉइल की ज़रूरत है या ड्राई सॉइल, फिर वहाँ का क्लाइमेटिक कैसा टेम्परेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए कितने टाइप्स के फार्मिंग होते हैं, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लांटेशंस हो गए, फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई, फिर उसी में फर्दर क्लासिफाइड है इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये सब आप देख लेना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखनी है कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया, ठीक है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। इंडिया की 60% जो जीडीपी है
सॉरी जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो कम है, बट 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और हमारी जो ये है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।